शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था। शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई? खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। इस पॉइंट पर शनाया अपनी नई कार से नीचे उतरकर सीमा बुआ जी के सामने आकर खड़ी हो गई। शनाया की बात सुनने के बाद सीमा बुआ जी का चेहरा जम गया। उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम इतनी मुंहफट कैसे हो गई? क्या तुम्हारा ये निकम्मा घर जमाई पति तुम्हें बड़ों के मुंह लगना सिखा रहा है? शनाया, इससे पहले कि तुम अपने सारे संस्कार और परवरिश छोड़ दो, अपने इस नकारे पति को ही छोड़ दो। अब शनाया का पेशेंस जवाब दे गया और उसने सीमा बुआ जी से कहा, संस्कार तो चोरी करने में भी नहीं नजर आते। अब सीमा बुआ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपने बेटे रतन की तरफ देखकर कहा, रतन, लगता है कि यामिनी भाभी ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर उसकी माँ ने कुछ नहीं किया तो उसकी बुआ जी उसे अच्छा बर्ताव सिखाएगी। रतन बेटा, जाओ और इस नालायक लड़की को मेरी तरफ से 2-3 थप्पड़ लगा दो। अपनी माँ की बात मानते हुए रतन शनाया की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। रतन शनाया को थप्पड़ मारने वाला था कि शनाया ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक जोर की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर कोई भी बता सकता था कि किसी ने एक जोर की थप्पड़ मारी थी। मगर शनाया को एहसास हुआ कि ये थप्पड़ उसके मुंह पर तो नहीं पड़ा था। जब उसने क्यूरियोसिटी से अपनी आंखें खोली तो शनाया को एक जानी पहचानी सी ब्रॉड पीठ दिखी। ये पीठ आहान की थी। शनाया आहान का हाथ पकड़कर उसे देखने लगी, मगर आहान हमेशा की तरह नॉर्मल लग रहा था। ये थप्पड़ आहान को नहीं बल्कि रतन को पड़ा था। शनाया ने जब सामने खड़े रतन को देखा तो वो हैरान रह गई। हट्टा कट्टा रतन इस वक्त अपना दंदनारा कान पकड़कर खड़ा था और उसका गाल लाल हो गया था। ये देखकर शनाया को अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी भागकर रतन के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी। कुछ देर तक तो रतन कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। सीमा बुआ जी को एक ही वक्त पर आहान पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था और अपने बेटे रतन के लिए बुरा भी लग रहा था। उन्होंने अपने बेटे की ऐसी हालत को देखकर मन ही मन में कहा, एकदम से इस कचरे के डिब्बे में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? सीमा बुआ जी ने फिर आहान को घूर कर देखा और उससे कहा, आहान, तुमने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मगर इससे पहले कि आहान या शनाया कुछ कह पाते, रतन ने अपने कान से हाथ हटाया और अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए रॉड को ऊपर उठा लिया। रतन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बड़े बड़े कदमों के साथ आहान की तरफ बढ़ गया। शनाया ने जब ये देखा तो डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन शनाया ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल किया और आहान का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचने लगी। वो अपने हस्बैंड को चोट पहुंचते हुए नहीं देखना चाहती थी। पीछे हटने की बजाय आहान ने 2 कदम आगे बढ़ा दिए थे। रतन ने बहुत जोर से उस लोहे के रॉड से आहान के सर की तरफ अटैक किया। इतना जोर का वार होने के बावजूद भी
आहान ने एक ही हाथ से उस लोहे के रॉड को पकड़ लिया। ये देखकर रतन ने अपना दूसरा हाथ भी ऊपर उठाया और लोहे के रॉड को प्रेशर से आहान पर हावी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ना वो खुद हिल पा रहा था और ना ही उस लोहे के रॉड को हिला पा रहा था। आहान एक स्लिम लड़का था, मगर असल में आहान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो अकेला ही 15 से 20 लोगों को मार गिरा सकता था। दूसरी तरफ रतन अपना जोर लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आखिर में तो उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और सारी नसें नजर आने लगी। उसी पल आहान के चेहरे पर एक बेरहम सी मुस्कान थी। आहान ने थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया और रतन के हाथ से उस लोहे के रॉड को छीन लिया। वो लोहे का रॉड आहान के हाथ में जाते ही ताकतवर रतन का कॉन्फिडेंस मिट्टी में मिल गया। आहान ने उसका हाथ मोड़कर हल्के से जोर से रतन को जमीन पर गिरा दिया। अब रतन पूरी तरह से आहान के कंट्रोल में था। शनाया खुद ऐसा महसूस कर रही थी जैसे किसी एक्शन फिल्म का फाइटिंग सीक्वेंस देख रही थी। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, आहान के पास ये सारी ट्रिक्स कहाँ से आ गई? क्या उसे इतने अच्छे से मारपीट करना भी आता है? पिछले 3 साल से मैं आहान को एक ऑर्डिनरी लड़का समझ रही थी। भले ही वो बहुत कमजोर नहीं था, मगर आहान बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगता। क्या इतने समय से आहान अपने स्किल को मुझसे छिपा रहा था? दूसरी तरफ जमीन पर लेटे हुए रतन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डियां एक एक करके अपने आप टूट रही थी। तभी सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा और अपने बेटे को आहान से बचाने के लिए शोर मचाने लगी। कोई बचाओ हमें, इस आहान से हमारी जान बचाओ। ये बेरहम इंसान हम पर जुल्म कर रहा है। क्या कोई है? हमारी मदद करो। अब जबकि सीमा बुआ जी का बेटा आहान की बराबरी नहीं कर पा रहा था, तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसलिए सीमा बुआ जी ने बेचारी बनने का नाटक शुरू कर दिया। वैसे भी बीच सड़क पर तो बहुत से लोग होते हैं और इंडिया में लोगों को अगर अच्छा खासा तमाशा देखने मिल रहा था तो वो बिना टिकट का शो बिल्कुल भी मिस नहीं करते, भले ही उनका कोई जरूरी काम क्यों ना हो। मगर दूसरों के मामले में दखल अंदाजी किए बिना उन्हें मजा नहीं आता। और ऐसे ही लोग सीमा बुआ जी की आवाजें सुनकर वहां जमा हो गए और उनके लिए बुरा भी महसूस करने लगे। उन लोगों को देखने के बाद सीमा बुआ जी को और भी ज्यादा जोर आ गया। उन्होंने सभी लोगों से कहा, इस लड़के ने 2 साल पहले हमसे 50,000 रुपए लिए थे और वापस करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। तब से मैं और मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर ये कभी नहीं आया। आज जब हम अचानक से इससे मिले तो इसने मेरे बेटे को बहुत मारा। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं एक मजबूर माँ, अब क्या करूंगी? सीमा बुआ जी की एक्टिंग टॉप क्लास की थी। हर किसी को उन पर यकीन हो गया और सभी आहान की तरफ देखकर बुरा भला कहने लगे। शनाया अब नर्वस हो गई और उसने कहा, देखिए, ये कुछ भी कहे जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप सब जाकर अपना अपना काम करिए। यहाँ पर वक्त बर्बाद करने में कोई भी मतलब नहीं है। मगर इस पॉइंट पर शनाया की बात कौन मानने वाला था? रतन जमीन पर लेटा अभी भी दर्द से कराह रहा था और आहान की नई चमचमाती कार सड़क के साइड में खड़ी थी। ऊपर से सीमा बुआ जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। कोई भी होता तो सीमा बुआ जी की बताई हुई कहानी पर यकीन करता। अब लोग बातें करने लगे थे। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? एक तो पैसे ले लिए
और वापस करने के बजाय मारपीट कर रहा है। किसी ने कहा। कैसे ही लोगों के पैसे हड़प कर इस लड़के ने ये महंगी ऑडी खरीदी है। तो किसी तीसरे इंसान ने कहा, और नहीं तो क्या, इन्हें देखकर कोई कह सकता है क्या कि ऐसी घटिया हरकतें करते होंगे। मेहनत से कमाने का छोड़कर ये लोग तो खुला चोरी कर रहे हैं। लोगों की ऐसी बात सुनकर अब शनाया की आंखें नम हो गई। अपनी सफाई पेश करते हुए उसने सबसे कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब मेरी बात तो सुनिए। लेकिन शनाया की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। हर कोई बस आहान और शनाया को कोस रहा था। उन दोनों को इस तरह इस सब का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, मानो शनाया और आहान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। सीमा बुआ जी की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी झलक थी, जो शनाया और आहान को आंखों ही आंखों में चुनौती दे रही थी। शनाया ने जब सीमा बुआ जी की ऐसी नजर को देखा, वो बहुत गुस्सा हो गई। लेकिन ऐसे हालात में शनाया के पास चुप रहने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। तभी Do I need a credential evaluation? If you plan on studying or working in the United States or Canada, you may need a credential evaluation. A credential evaluation summarizes and authenticates your educational accomplishments. It also converts your degree and credentials to their US or Canadian equivalencies. This verified report helps academic institutions, licensing bodies, employers, and immigration authorities better understand your credentials. You can get your report through a credential evaluation service provider like WES. Start now at wes.org. आहान ने सीमा बुआ जी की आंखों में आंखें डालकर देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, तो आप कह रही हैं कि आपने 2 साल पहले मुझे 50,000 रुपए उधार दिए थे? आहान ने अपनी ये बात बहुत ही प्लेन अंदाज में कही थी, मगर सीमा बुआ जी ने अपना नाटक जारी रखा और कहा, हाँ, तुमने 2 साल पहले मुझसे कहा था कि तुम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। इसी वजह से तो मैंने अपने बैंक से 50,000 रुपए निकाल कर तुम्हें दिए थे। तब तुम मुझे ये कहकर गए थे कि 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दोगे, और आज 2 साल होने के बाद मेरे हाथ लगे हो, वो भी अचानक। अगर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना होता तो तुम फिर से मुझे और मेरे बेटे से पीछा छुड़ाकर भाग जाते। सीमा बुआ जी ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। ये अजीब सा झूठ सुनने के बाद भी आहान खामोश रहा। उसने कुछ सोचा और सीमा बुआ जी से कहा, तो फिर क्या आपके पास कोई लिखी हुई पर्ची या बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है जिस पर हम दोनों के साइंस, या फिर ऐसा कुछ हो जो साबित कर सके कि आपने मुझे पैसे उधार दिए थे? आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में अपना सवाल किया था, मगर इस सवाल को सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने फिर अपना दिमाग तेजी से भगाया और बहाना बनाते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, मेरे पास सबूत है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझे बीच सड़क में मिल जाओगे। इतने जरूरी कागजात में लेकर नहीं घूमती। ये भी एक अच्छा बचाव था, मगर आहान के अगले सवाल के बाद सीमा बुआ जी दंग रह गई। आहान ने उनसे सवाल करते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अभी आपने कहा कि मैं आपको और आपके बेटे को मारना चाहता हूँ। क्या कोई सबूत है? आहान ये सारे सवाल करके क्या साबित करना चाहता था? शनाया खुद भी कंफ्यूज हो गई, लेकिन सीमा बुआ जी आखिर तक इस खेल को खत्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मैंने सच कहा है। मेरा बेटा जमीन पर लेटा दर्द के मारे रो रहा है, और कुछ लोगों ने देखा होगा कि मेरे रास्ते में होने के बावजूद तुमने अपनी कार नहीं रोकी।
उल्टा मेरी जान लेने के इरादे से तेजी से आगे बढ़ गए। सीमा बुआ जी की बात पर भीड़ में से कुछ लोगों ने हामी भी भर दी। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था, मैंने देखा। किसी आदमी ने कहा तो दूसरे किसी आदमी ने कहा, मैंने भी देखा। कोई ऐसा करने के बाद मुकर कैसे सकता है? मेरा तो कहना है कि हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, ताकि ऐसे जानवरों जैसे लोगों को उनके गुनाहों की सजा मिल सके। ये सुनकर एक बार फिर से भीड़ में हल्ला मचने लगा। शनाया फिर से पैनिक करने लगी। पुलिस का नाम सुनकर शनाया घबरा गई थी। भले ही उसने और आहान ने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हर कोई सीमा बुआ जी के सपोर्ट से ही बात कर रहा था, इसलिए शनाया डरने लगी थी। लेकिन तभी आहान ने जोर से कहा, हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान ये क्या कह रहा था? क्या सच में आहान अपने आप को और शनाया को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था, या फिर सीमा बुआ जी आहान और शनाया को किसी बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हाँ प्लीज, कोई पुलिस को कॉल कर ही दो, मुझे भी एफआईआर लिखवानी है। आहान की कही ये बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी लोग दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी ही गलती होने के बावजूद ये लड़का इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता था। किसी ने आहान की इस बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, हाँ, ये लड़का क्या कर रहा है? कहीं अपने पैसों के जोर पर इस बेचारी औरत को जेल की हवा खाने तो नहीं भेजने वाला? उस आदमी की बात सुनकर भीड़ में तरह तरह की बातें शुरू हो गई। एक औरत ने अपनी राय देते हुए कहा, आजकल के जमाने में तो पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रही। उस औरत की कही बात सुनने के बाद सभी को सीमा बुआ जी का चेहरा देखकर तरस आने लगा। सीमा बुआ जी तो खुद हैरान थी। उन्होंने आहान की कही बात के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, कोई तो गड़बड़ जरूर है, वरना ये लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि कुछ सोचे समझे बिना ही हवा में तीर चलाए। भले ही ये सब सोचते हुए सीमा बुआ जी थोड़ी इनसिक्योर हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बेचारी बनने का नाटक जारी रखा। भीड़ में तरह तरह ने अंदाजे लगाना अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक आदमी ने आहान के पास आते हुए उससे कहा, सुनो लड़के, अपनी बात साफ साफ कहो। ये चोरी करके सीना जोड़ी करना सही नहीं है। तुम भी एफआईआर लिखवाना चाहते हो, इसका मतलब क्या है? अब जबकि उस आदमी ने आहान से ये सवाल कर ही लिया था, तो भीड़ में एकदम से सन्नाटा छा गया। सभी जानना चाहते थे कि असल बात क्या थी। आहान ने बहुत ही काम अंदाज में अपनी बात कहनी शुरू की। मैं अपनी बात एक बार ही कहूंगा। ये मैडम जो ये बात का दावा कर रही है कि मैंने इन्हें मारने की कोशिश की है, झूठ कह रही हैं, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। मेरी कार में रिकॉर्डर है और ऑडियो और वीडियो के साथ सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। कार रिकॉर्डर का नाम सुनकर सीमा बुआ जी के चेहरे का रंग ही बदल गया। भीड़ में से हर कोई अब सीमा बुआ जी की तरफ शक भरी नजर से देख रहा था। आहान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, और ये मैडम मुझे और मेरी बीवी को बिना वजह परेशान कर रही हैं। ना ही सिर्फ इन्होंने मेरा वक्त बर्बाद किया है, मेरी बदनामी करने की भी कोशिश की है।
इसीलिए मैं इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ। इस पॉइंट पर सभी लोगों को अपने जजमेंट पर शर्म आने लगी। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इस मिडिल एज्ड औरत ने थोड़ी सी नौटंकी करके उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया था। अब तो सीमा बुआ जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस ब्लैंक हो गए थे। आहान ने फिर सीमा बुआ जी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और उनसे सवाल करते हुए कहा, आपका कहना है कि मैंने आपसे 50,000 रुपए उधार लिए थे और मैं पैसे वापस लौटाए बिना फरार हो गया, है ना? आहान एक आखिरी बार सीमा बुआ जी से इस बात को कंफर्म करना चाहता था, लेकिन अब सीमा बुआ जी की बोलती ही बंद हो गई थी। उन्होंने आहान से नजरें चुराते हुए कहा, वो मैं आहान ने सीमा बुआ जी से कहा, अगर ये सच है तो पुलिस को बुला ही लेते हैं। वो ही पता कर लेंगे कि कौन किससे पैसे चुरा कर भाग गया था। आहान की बात के पीछे का असली मतलब उसके, शनाया के और सीमा बुआ जी के अलावा कोई और नहीं जानता था। सीमा बुआ जी को लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, वो क्या है ना, अभी मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं अभी निकलती हूँ। ये कहकर सीमा बुआ जी रतन के पास गई और उसे सहारा देकर खड़ा होने में मदद की। रतन, जल्दी खड़े हो जाओ, अब हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना मुझे डर है कि भीड़ में खड़े ये सारे लोग भी हमारी पिटाई ना लगा दे। एक बार की ये जिल्लत तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन अगर मामला पुलिस तक पहुँच गया तो बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी। उठो, जल्दी करो। सीमा बुआ जी ने फुसफुसाते हुए अपने बेटे से कहा। अगले ही पल दोनों माँ बेटे ऐसे भागने लगे। सारे लोग भी अपनी नजरें झुकाकर अपने अपने रास्ते चले गए। आखिरकार ये सारा मामला आहान ने खत्म कर दिया था। उसने सबको जाते हुए देखकर एक छुटकारे की सांस ली और पीछे मुड़ा। पीछे पलटते ही आहान की नजरें शनाया से मिली। आहान ने देखा कि शनाया हैरान नजरों से आहान की तरफ देख रही थी और वो आहान को ऐसे देख रही थी जैसे इस कॉन्फिडेंट और चार्मिंग लड़के को पहली बार देख रही थी। शनाया के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने अपनी एब्सेंट माइंडेड बीवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार की तरफ ले गया। शनाया को कार में बैठाने के बाद आहान भी ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही आहान कुछ दूर तक ड्राइव करके आगे चला गया, शनाया ने उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, कार में रिकॉर्डर कैसे आया? शनाया के सवाल को सुनकर आहान ने बहुत ही क्यूट फेस बना लिया और अपनी क्यूरियस वाइफ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो कार में कोई रिकॉर्डर नहीं है। क्या बिना किसी सबूत के आहान ने ऐसी ही अपनी बातों से सीमा बुआ जी के छक्के छुड़ा दिए थे? इतना ही नहीं, लोगों ने भी बिना कोई सबूत देखे आहान पर यकीन कर लिया था। क्या आहान पहले से इतना चार्मिंग और स्मार्ट था? शनाया पिछले कुछ दिनों से आहान के अलग अलग कलर शेड्स देख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मेरा हैंडसम हस्बैंड सॉल्व नहीं कर सकता? जब शनाया मन ही मन में आहान की तारीफों के पुल बांध रही थी, आहान ने उसकी नजरों को अपने ऊपर महसूस किया। उसे शनाया से फ्लर्टी अंदाज में सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या आप ये सोच रही हैं कि आपका हस्बैंड बहुत हैंडसम है? इस सवाल को सुनते ही शनाया दंग रह गई। क्या अब आहान शनाया के दिल में चल रही बातें भी सुन सकता था?
शनाया ने अपना मुंह बना लिया और आहान से बोली, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे तुमसे बचकर रहने की जरूरत है। क्या पता कब मुझे भी ऐसे ही कंट्रोल करने लग जाओ। शनाया ने तो अपनी बातें ऐसे ही कह दी थी, मगर जब उसने इस बात पर आहान का जवाब सुना, वो बेचारी शर्म के मारे लाल गुलाबी हो गई। आहान ने कहा, आप उस बारे में परेशान मत होइए। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? मैं तो खुद ही आपके कंट्रोल में हूँ। क्या आहान शनाया के साथ फ्लर्ट कर रहा था? क्या सच बता रहा था? इस बात को सोचकर शनाया कंफ्यूज हो गई, मगर एक बात पक्की थी। इस बात को सुनने के बाद शनाया को बहुत अलग तरह की खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ भीड़ और शनाया और आहान से भागने के बाद सीमा बुआजी और रतन एक बस स्टॉप पर आकर बैठ गए। दोनों की सांसें भागने की वजह से फूल गई थी। वो निकम्मा हान हाथापाई में इतना एक्सपर्ट कैसे हो गया? उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यामिनी भाभी उसे खाना भी नहीं देती होंगी। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी तुम तक उसके सामने नहीं टिक पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? सीमा बुआजी कंफ्यूज हो गई थी। वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। अगर आहान उसे हरा सकता था तो वो बहुत स्ट्रांग था। अपनी माँ के सवाल को सुनकर रतन भी परेशान लगने लगा। उसने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं माँ, मैं खुद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक बात है जो मैं कह सकता हूँ, आहान ने अपनी पूरी ताकत का भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये सुन के सीमा बुआजी शॉक्ड हो गई। आहान जैसे दुबले पतले लड़के में और कितनी ताकत हो सकती थी, कि सोचकर ही सीमा बुआजी घबरा गई। उन्होंने रतन से कहा, अच्छा है हमने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। आगे से इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस निकम्मे हान से दूरी बनाए रखें। उनकी इस बात से रतन बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। उसने मना करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाहर किसी को पता चला कि मैं पिट के आया हूँ तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैं उस हान की हड्डी पसली एक कर दूंगा। भले ही वो बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन ज्यादा लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। आखिरकार मैं से हार मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ। सीमा बुआजी अपने बेटी की बात समझ रही थी। अब उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया कि वो भी अपनी बेइज्जती भूल नहीं सकती थी। उन्होंने अपने बेटे रतन से कहा, तुमने सही कहा बेटा, तुम जब चाहे उसे मार सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें हान से कुछ पैसे कमाने हैं। अपनी माँ की कही ये बात सुनकर रतन ने सवाल करते हुए कहा, माँ, ये सब कैसे होगा? इस पॉइंट पर सीमा बुआजी की आंखें लालच से भर गई थी। उन्होंने देखा था कि आहान और शनाया जिस ऑडी कार में बैठे थे, वो कोई मामूली कार नहीं, 25 लाख रुपए की कार थी। इसका मतलब साफ था, उन लोगों के पास बहुत पैसा था। सीमा बुआजी ने अपना दिमाग चलाया और रतन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम अभी के अभी तुम्हारे शेखर मामा के घर पर चलते हैं। जितना मैं शेखर भैया को जानती हूँ, वो तो आहान से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यामिनी भाभी, वो आहान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। हम जाकर उनसे ही आहान की शिकायत लगाएंगे। तुम अपने चोटों के निशान दिखा दोगे तो भाभी को यकीन भी हो जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। रतन ने जब अपनी माँ का दिया हुआ ये आइडिया सुना, वो सेटिस्फाइड लगने लगा, लेकिन उसने फिर भी कहा, क्या हान यामिनी मामी की बात मान जाएगा? इस सवाल को सुनकर सीमा बुआजी जोर जोर से हंसने लगी। रतन पहले कुछ समझ नहीं पाया,
तो फिर रतन ने अपनी माँ से एक बार फिर से सवाल किया, सीमा बुआ जी ऐसे क्यों हंस रही थी? ये तो रतन को नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, सीमा बुआ जी के दिमाग में कोई नई खिचड़ी पक रही थी। शहर के दूसरे कोने में आहान और शनाया मिलकर कुछ खरीदारी कर रहे थे। आहान ने सब्जी वाले से कहा, भैया थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए, मेरी बीवी को घर जाकर जल्दी से खाना भी खिलाना है, उन्हें थोड़ी भूख लगी हुई है। आहान हमेशा यही सब्जी खरीदने आता था। सब्जी वाले से ही नहीं, वहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाली भाभीियों से भी आहान की अच्छी दोस्ती थी। आहान की नई कार को देखकर वहाँ आई हुई एक भाभी ने आहान से कहा, आहान, तुमने तो नई कार खरीद ली, क्या हमें मिठाई नहीं दोगे? ये सुनकर आहान मुस्कुराने लगा। उसने कहा, भाभी मैं मिठाई तो नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन सब्जी वाले भैया से कहकर आपको मेरी तरफ से 2 नींबू दिला सकता हूँ। ये बातें सुनकर वो भाभी खुश हो गई। उन्होंने सब्जी वाले भैया से कहा, देखिए भैया, आहान ने खुद कहा है, तो आज के नींबू और धनिया का हिसाब आहान को ही दे देना। कार के पास खड़ी शनाया देख रही थी कि आहान इन सब लोगों के साथ कितने अच्छे से मिलजुल कर हंस खेल रहा था। ये देखकर शनाया खुश हो गई। उसने अपने सामने के इस नजारे को देखकर मन ही मन में कहा, आहान एक अलग ही लेवल का क्यूट लड़का है। अब मुझे लगने लगा है कि मुझे भी इसकी छोटी सी दुनिया जाननी है। काश मैं भी उन सब लोगों से दोस्ती कर पाऊं और उनके साथ मिलकर आहान के साथ मजे करूं। शनाया ने अपने आप से ही कहा। तभी उसका फोन बजने लगा। शनाया ने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, आहान कहाँ है? ये कॉल किसने की थी? क्या सीमा बुआ जी सच में यामिनी गिल को आहान के खिलाफ भड़काने वाली थी? अब आहान और शनाया क्या करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തോ, ഒരു കാര്യം തരാം. അടുത്തോ, കണ്ണടയ്ക്ക്, കണ്ണടയ്ക്ക്. Download now.